नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कौशिक डोमेस्टिक भारत में फिर से आपका स्वागत करता हूं। यह तीसरा और अंतिम भाग लामाओं के देश तिब्बत में पुस्तक का लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले भाग में आप लोगों का अथाह प्रेम मिला, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। तो जैसे कि पिछले भाग में आपने सुना कि हम लोग कप्पा जंग नाम के नगर में पहुंच गए थे और सारी रात मारे मारे घूमते रहे कि कहीं रुकने की जगह मिल जाए, परंतु वहां एक मेला लगा था और उस मेले के कारण नगर की सभी सराएं और घर आगंतुकों से भरे हुए थे। जब हम नगर को छोड़कर बाहर निकल रहे थे तो चलते चलते एक जगह ऐसे ही पूछ लिया कि रात काटने की जगह मिलेगी क्या। वहाँ हाँ हुई तो हम लोग रुक गए। खच्चरों को वहीं बांध दिया गया, लेकिन घर के पास जाकर देखा तो घर के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के रुकने की गुंजाइश नहीं थी और बेवकूफ था हम लोगों का मालिक। बहादुर को और हमें तो जगह मिली खुली छत के नीचे उन आदमियों के नौकर चाकरों के साथ, और बेवकूफ मजे से रहा घर के अंदर। तिब्बत में रात को कड़ाके की ठंड पड़ती है। वहाँ पर गए बिना वहाँ की ठंड की अधिकता का अनुभव बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन करते भी क्या। जब नौकर का स्वांग रख लिया है तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। भरपेट भोजन करके छत पर पहुंचे। एक तो रात, उस पर तूफान अभी तक पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। फिर भी औरों की देखा देखी हम भी अपने पास जितने कपड़े थे उन सबको लपेट लपाट कर और ओढ़ कर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आई। और लोग तो आराम से सो गए और खर्राटे लेने लगे और मैं बैठकर ठंड के मारे थर थर कांपने लगा। तब समझ में आया कि तिब्बती लोग नहाते धोते क्यों नहीं हैं। प्रतिदिन इनके देह पर जो मैल जमता जाता है उसकी एक मलाई जैसी मोटी परत जम जाती है और उस परत के भीतर ठंडी हवा नहीं पहुंच। हमारे बदन पर भी इधर कई दिनों से काफी मैल जम चुका था, लेकिन वह इतना नहीं था कि उस ठंडी शीतलहर को रोक ले और हमारे हड्डियों तक ना पहुंचने दे। हमारी दाढ़ी भी बढ़कर बलिष्ठ भर की हो गई थी। सिर, दाढ़ी और बदन पर हमेशा जूं रेखते रहते थे। वे बेतरह काटते रहते थे, लेकिन अब नहाने को हमारा भी मन नहीं करता था। पानी मिल भी जाता तो हम टकटकी लगाकर बस देखते रहते थे। जो भी हो, उस अंधेरे में बैठे बैठे एक बार सोते हुए शहर की ओर और पहाड़ की चोटी पर कप्पा जंग किले की ओर देखते, तथा फिर एक बार ताराओं से भरे आकाश की ओर देखकर सोचते कि भगवान सवेरा कब होगा। लेकिन ठंड की रात जल्दी नहीं कटती। कप्पा जंग किले की चोटी जिस समय थोड़ी थोड़ी साफ दिखने लगी, उस समय मुझे बड़ी खुशी हुई। तिब्बती बटोही रात के पिछले पहर ही रवाना हो जाते हैं। अंदाज से उस समय 3 बजे होंगे। कुछ तिब्बती लोग सराय से उसी वक्त रवाना हो गए। दिन के उजाले में लोग हमें पहचान न लें कि यह परदेशी हैं, इस डर के मारे हम भी उस समय रवाना होने की तैयारी करने लगे। यद्यपि रास्ता पहचाना हुआ नहीं था, फिर भी हमें यह तो मालूम ही था कि यहाँ से लहासा के लिए वही एक खास रास्ता है। सराय वाले का भाड़ा आदि चुकाकर हम पांचों, बहादुर, बेवकूफ, हम, कट्टू और खच्चर, वहां से निकल पड़े। सिक्किम में बने थे हम ऊन के सौदागर और तिब्बत में हम बन गए हैं तीर्थयात्री। हिंदुओं के लिए काशी और मुसलमानों के लिए मक्का जितना पवित्र स्थान है, उतना ही पवित्र तिब्बतियों और सिक्किम वालों के लिए लहासा मायने रखता है। कप्पा जंग से आगे बढ़ने पर रास्ते में एक नदी मिली। उस समय नदी का पानी जमकर बर्फ हो गया था। उसके ऊपर चलकर ही हमने नदी को पार किया। सोचा था कि रास्ते का पता जाना हुआ है, तब चलने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, परंतु चलने पर अपनी भूल का पता चला। रास्ता आदि बनाने की तिब्बत वालों को तनिक भी परवाह नहीं है। हमारे देश के पहाड़ों का रंगीन रास्ता मन को प्रसन्न कर देता है। जी चाहता है कि लगातार चलते ही रहें, लेकिन यहाँ तो जरा सा बैठ जाने को मन करता था। उबड़ खाबड़ में होकर गड्ढों को लांघते हुए भला कितनी दूर चला जा सकता है। अजीब देश में सब कुछ अजीब ही होता है। देश विदेश की सैर करने में जैसा सुख मिलता है, वैसा दुख भी सहना पड़ता है। इस पर ध्यान रखने को राह चलने में तकलीफ कम ही होती है। तड़के के हल्के अंधेरे में चलते चलते एक जगह दिन निकला। इस उजाले के पीछे हिमालय की अपूर्व शोभा तो छिटक रही थी, वह भी अपने नयनों से पूर्णतः उसका पान किया गया। सचमुच हिमालय पहाड़ों का राजा है। बिल्कुल नीले आकाश के नीचे छोटे बड़े अनगिनत पहाड़ों की बड़ी भारी सभा थी। सभासदों में कोई कुछ बोलता चालता नहीं था। उस चुपचाप बैठी हुई सभा के बीच में बहुत ही ऊंचा गिरिराज बड़ी ऐंठ के साथ बैठा हुआ समुद्र और पृथ्वी पर हुकूमत किया करता है। उसके माथे पर धूप में चमकता हुआ है बर्फ का मुकुट और कंधों पर सतरंगे मेघों का दुपट्टा सवेरे की हवा में लहराता ही रहता है। बड़ी देर तक हमने खड़े खड़े उस दृश्य को देखा। इसके बाद उसको नमस्कार करके फिर आगे बढ़ चले।
तिब्बत के बीच से हिमालय जितना साफ दिखाई देता है उतना और कहीं से नहीं दिखता। वहाँ की हवा में धूल धक्कड़ धुआं या पानी की भाप नहीं होती। आकाश में बादल फैलकर भी गिरिराज को नजर से ओझल नहीं करते। रास्ते में कई एक तिब्बती मदारी खाना बदोश जिन्हें कहा जाता है वह भी मिले। सुरागों और भेड़ों को ये लोग उस रेगिस्तान जैसे मैदान में चराया करते हैं। हमने एक व्यक्ति से सुरागों का थोड़ा सा टटका दूध मोल लेकर पिया। यह देखकर वह हमारी ओर आश्चर्य से ताकने लगा। तिब्बत वालों को दूध पीने की आदत नहीं है। हमारे दूध पीने से उसे शक हुआ होगा कि यह कोई परदेशी है, लेकिन उसके कुछ पूछताछ करने से पहले ही बेवकूफ ने कह दिया कि कुली बीमार हो गया है। बेवकूफ की बात पर विश्वास करके वह फिर कुछ बिना पूछे अपने रास्ते चला गया और हम भी साफ साफ बचकर अपने रास्ते चल पड़े। उस दिन रास्ते में 2 गांव मिले, लेकिन हम कहीं भी रुके नहीं। चलते चलते ऐसी जगह शाम हो गई जहां रुकने और टिकने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख प्यास के मारे सभी लोग परेशान हो रहे थे। मारे थकावट के आगे पैर भी नहीं उठाया जा रहा था। वहां हल्के अंधेरे में खड़े खड़े हम इधर उधर देखने लगे कि शायद कहीं नदी का पता चल जाए, लेकिन नदी का तो दूर दूर तक कोई और छोर ही नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु उस सुनसान मैदान में बतख की बोली सुनाई दी, परंतु विश्वास नहीं हुआ। फिर कान खड़े करके सुनने की कोशिश की तो वही शब्द दोबारा सुनाई पड़ा। जिधर से शब्द सुन रहा था उसकी सीध में कुछ दूर चलने पर हम एक नदी के किनारे जा पहुंचे। एक तो रात को पार करने में कठिनाई होने का डर था, और दूसरे यदि उस पार पहुंच भी जाते तो आश्रय मिलने का भरोसा नहीं था। इसीलिए वहीं रात बिताने का इरादा कर लिया। बहादुर बर्फ में जमी हुई नदी में से थोड़ी सी बर्फ काट लाया। उस बर्फ को खाकर ही प्यास मिटाई और सूखा हुआ मांस खाकर पेट भरा। लेकिन न मालूम क्यों रात के पहले पहर तक नींद नहीं आई। हमें मिठाई बहुत अच्छी लगती है। कई दिनों से मिठाई खाना तो दूर, जरा सी चीनी भी नहीं मिली थी। इसीलिए मिठाई अथवा चीनी के लिए मन बहुत तरस रहा था। कहीं से जरा सी मिठाई मोल मिलने का तो उपाय ही नहीं था। तिब्बती लोग मिठाई खाते ही नहीं हैं, फिर उसका रोजगार भी क्यों करें। पिछले पहर सो जाने पर सपने में देखा कि हमारी माँ ने हमें खाने के लिए लड्डू और खीर दी है। हम बड़ी साध से खा रहे थे, बड़े मन से खा रहे थे, लेकिन लड्डू अच्छे नहीं बने हैं। इतने कड़े हो गए हैं कि हाथ से दबाने पर इधर उधर लुढ़क जाते हैं। इससे माँ पर कुछ नाराज होकर ज्यों ही हमने नहीं खाएंगे कहकर लड्डुओं को हटाया, त्यों ही हमारी आंखें खुल गई। देखा कि हम लड्डुओं के बदले बेवकूफ के जूते समेत पैर को खींच खींच कर चबा रहे हैं। इधर दिन भी चढ़ रहा था। अब लाचार होकर आगे बढ़ने की तैयारी करनी ही पड़ी। बहादुर की मेहरबानी से एक पाला चाय और भुना हुआ मांस खाने को मिल गया। ऐसी जगह यही सब मिल जाए, यही बहुत कुछ है। और हमारे लिए रसोई तैयार किए कौन बैठा था। रास्ते का हाल नए सिरे से क्या लिखें, उसका तो वही सिलसिला चलता आ रहा था। गांव भी एक ही ढंग के थे। रास्ते में और गांवों में जिन लोगों को देखा उनमें कुछ भी नयापन नहीं था। लेकिन मैदान में एक जगह कई छोटे छोटे खूब काले रंग के तंबू लगे हुए थे। दूर से वे बहुत अच्छे दिख रहे थे। बेवकूफ ने बताया कि तंबू सुरागों के चमड़े से बनाए जाते हैं। तिब्बत में 3 तरह के आदमी रहते हैं, भले आदमी, किसान और मदारी। मदारियों का कहीं घर बार नहीं होता। उनके जत्थे जत्थे देश भर में इधर उधर विचरते ही रहते हैं। साथ में सुरागों, भेड़ें और टट्टुओं और गधों के झुंड रहते हैं। सुरागों और भेड़ों का मांस तथा मक्खन तो उनकी खुराक है, और उनके चमड़े से वे अपने कपड़े बनाने का काम करते हैं। इन भेड़ों की मुलायम पसम कश्मीर और पेरिस को भेजी जाती है। राजा और रईस जिस कश्मीरी शाल को जाड़ों में बड़ी शान से ओढ़ते हैं, वह इन्हीं भेड़ों की पसम से बनता है। ये मदारी लोग तंबुओं में ही रहते हैं। इन लोगों की भी कई किस्में हैं। इन लोगों में खूनी, डकैत और चोर भी होते हैं। इन लोगों को मुसाफिरों की हत्या करने या गांवों को लूटने में जरा भी हिचक नहीं होती। तिब्बत की सरकार इन लोगों से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती और कभी आमना सामना नहीं करती। यह मालूम होने पर हमें और भी डर लगने लगा। ये लोग कहीं उसी पेशे वाले न हों। लेकिन ये तंबुओं के बाहर खड़े खड़े हम लोगों की ओर देख रहे थे। किसी ने कुछ पूछताछ नहीं की। हम लोग जरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन भागकर जाएं कहाँ। एक खासा ऊंचा पूरा आदमी फुर्ती से हम लोगों के सामने की ओर से आ रहा था। उसके कंधे पर बड़ा सा धनुष था और तरकश में थे पहने तीर। महाभारत के युग का आदमी जान पड़ता था। अब तक पहाड़ में कहीं छिपा रहा होगा, क्या जाने आज किस लिए बाहर निकल के आया। वह हम लोगों के आगे आकर खड़ा हो गया। फिर उसने सब की ओर कड़ी नजर से देखा।
उस समय हम भीम और दुर्योधन का नाम जप रहे थे, क्योंकि उस आदमी का डील जैसा हमने पुराणों और महाभारत में पढ़ा और सुना था, बिल्कुल वैसा ही था। अगर वह उन दोनों दलों में से किसी पक्ष का होगा तो हमें छोड़ ही देगा। कहीं इतना लंबा चौड़ा आदमी होता भी है क्या? इसी आश्चर्य से हम उसको बार बार देखे जा रहे थे। मालूम नहीं हुआ कि वह भीम के दल का था या दुर्योधन के दल का। कुशल इतनी हुई कि हम लोगों ने बिना कुछ कहे सुने अपनी राह पकड़ी और वह अपनी राह चलता बना। बेवकूफ ने बताया कि वह मदारी था। तिब्बत के मदारी प्राय ऐसे ही ऊंचे और शरीर के भरे पूरे होते हैं। अब तक हम समझते थे कि हमारे पंजाबी ही पृथ्वी में सबसे बड़े और जवान और तगड़े होते हैं, लेकिन अब देखा कि इनके मुकाबले वे पर्वत के आगे राई ही है। वह अभी दूर नहीं गया होगा कि एक और आदमी मिला, लेकिन इसके चेहरे पर थोड़ी सी भलमनसाहट थी। यह तकली पर पसम काटता हुआ चला गया। इसके साथ दो सुरा गायें थी। रंग ढंग से यह किसान जान पड़ता है। किसान तो होगा ही, लेकिन किस चीज की खेती करता होगा? यह तो बिना छाया और बिना पेड़ पौधों का रेगिस्तान है। बेवकूफ ने बतलाया कि गर्मी के मौसम में जौ की खेती होती है और पशम के धागे से किसान के घर की औरतें कपड़े बुनती हैं। बात बहुत अच्छी नहीं जान पड़ी। अजीब आदमी है और अपने आप ही अपने लिए कपड़े बुनते हैं। हमारे चलने का तो अंत था ही नहीं। एकाएक दोपहर के वक्त रास्ते में जोरों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके वेग का तो कहना ही क्या। ऐसा मालूम हुआ कि वह तूफान दूर के पहाड़ों को भी उड़ा ले जाएगा। रास्ते में इसी तरफ दोनों ओर बालू के छोटे छोटे टीले मिले, जिन पर छोटे छोटे एक दो पेड़ थे। किंतु विचित्रता यह थी कि उस आंधी में न तो बालू का एक कण उड़ रहा था और न ही पेड़ का पत्ता भी हिल रहा था। ऐसी अजब आंधी जिंदगी में हमने पहले कभी नहीं देखी। रास्ते में एक किनारे बैठकर टीले की बालू और वृक्ष की जांच पड़ताल करने लगे तो देखा कि अब हमको भी हवा नहीं लग रही। यह देखकर सभी नीचे बैठ गए और हमारा भी आंधी से बचाव हो गया। तिब्बत में कभी कभी ऐसी भूतहा आंधी चलती है। इस आंधी का जोर जमीन के ऊपर 2 हाथ तक नहीं रहता, उसके ऊपर ही रहता है। रास्ते में 2 बार और इसका सामना करना पड़ा, तब जमीन में लेट जाने पर ही हमारा बचाव हुआ। कोई 1.5 घंटे में आंधी का जोर घट जाने पर हम लोग फिर आगे बढ़े, किंतु कुछ दूर जाने पर एक नदी के किनारे पर पहुंच गए। वह भी जमकर पूरी तरह बर्फ हो गई थी, इसलिए इसे पैदल चलकर ही पार कर लिया गया। लेकिन बर्फ पर बार बार पैर फिसलकर गिरने से तीनों आदमियों की बड़ी दुर्गति हुई। हमारे खच्चर के एक पैर में मोच आ गई। टट्टू पर लकड़ी की काठी कसकर सवारी करने से उसकी पीठ में बड़ा सा घाव हो गया था। अब इन दो बीमार पशुओं के साथ क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस देश में मनुष्यों के लिए डॉक्टर नहीं मिलता, उस देश में पशुओं का डॉक्टर कहाँ मिलेगा? लेकिन भूल गया था कि साथ में अपना एक बेवकूफ डॉक्टर भी चल रहा है। शाम के समय लगभग एक गांव में पहुंचते ही बेवकूफ टट्टू के लिए औषधि खरीद के ले आया। दवा की डिबिया का ढक्कन खोल कर देखा तो उसमें जूते के ऊपर करने वाली पालिश थी। अब बेवकूफ, जो कि इस समय हमें एक होशियार डॉक्टर की तरह लग रहा था, उसने घाव पर पालिश का लेप चढ़ाकर उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया और दूर खड़ा खड़ा टट्टू की उछल कूद देखने लगा। समझ में नहीं आया उस समय उस भूत को क्या कहूँ। उसकी चपटी नाक को और भी चपटी कर देने की इच्छा होने लगी, लेकिन वह इसलिए बच गया कि हमने उसे अपना मालिक बना रखा था। उस रात को एक सराय में फिर जाकर टिके। अगले दिन कुछ अंधेरा रहते रहते गठरी पोटली बांध बूंद कर हम लोग वहां से फिर से रवाना हो गए। दिन भर चलने पर कुमा नाम के गांव के पास पहुंचते ही फिर से शाम हो गई। थकावट भी बहुत हो गई थी, फिर भी गांव के पास टिकने की हिम्मत नहीं हुई। कुमा गांव में पशम का अच्छा खासा कारोबार होता है। वहां तिब्बती पुलिस की भी कमी नहीं है। अगर उन लोगों ने पहचान कर पकड़ लिया तो सब चौपट हो जाएगा। इसके सिवा गांव में घुसते ही एक और मुश्किल सामने आ खड़ी हुई, और वह मुश्किल थी वही पुरानी पालतू कुत्तों की। हर एक घर के दरवाजे पर बाघ की तरह तेज तर्रारे के कुत्ता बंधा हुआ था। हम लोगों को देखते ही कुत्ते मारे गुस्से के इतने जोर से भौंकने लगे कि कान के पर्दे ही फटने को हो गए। रास्ते के कुत्तों ने भी पीछा करके हमें खदेड़ डाला। उनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को एक तरह से भागना ही पड़ा। इस पर एक कठिनाई और आ खड़ी हुई। गांव के कुछ आदमी उसी शोर की तरफ चले आ रहे थे। वे लोग हमारे सामने खड़े होकर सैकड़ों प्रश्न करने लगे। कुमा गांव से बहुत दूरी पर चिगाची नाम का नगर है। इन दोनों के दरमियान कोई गांव नहीं है। यह फिजूल बात भी उन लोगों ने कही। हमारे मालिक ने एक ही बात में उन सब के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। चिगाची में हमें जरूरी काम है। अब उसने हमारी ओर मुंह करके कहा कि झटपट आगे बढ़ो।
उसने अपने टट्टू को भी हाँक लगा दी। यूं अवहेलना की जाने पर वे लोग हम पर नाराज हो गए। अगर थोड़ी देर तक और बातचीत की जाती तो शायद धौल धप्पड़ भी हमें जमा देते, लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आई। हम लोग फुर्ती से गांव के बाहर चले गए। हम लोगों ने वह रात मैदान में ही काटी। ठंड और अंधड़ ने हमें जैसा कष्ट देना था वैसा ही दिया, और उस असह्य कष्ट को हमें सहना पड़ा। और कहाँ जाया जाए और क्या किया जाए। इस गांव के बाद रास्ता और देश और ही तरह का हो गया था। छोटे बड़े अनेक आकारों के पहाड़ और ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने लगे। मैदान में घास और पहाड़ों पर छोटे छोटे पेड़ पौधे देखने को आंखों को बड़ा सुकून हुआ। न जाने कब से इनको नहीं देखा था। 3-4 बार ब्रह्मपुत्र नद को पार करना पड़ा। भारतवर्ष में इसका भारी रूप देखने के डर से हमारा दिल ही दहल जाता है। यहाँ उसका कैसा काला रंग और कितनी गहराई है, और यहाँ पर तो उसमें एक तरह से जान ही नहीं है, और उसका आकार भी बहुत ही छोटा सा है। तिब्बत वाले इसे पैरों पैरों से चलकर पार कर लेते हैं। हम भी इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर गए। ब्रह्मपुत्र ही तिब्बत की असली नदी है। इसमें और भी कितनी ही नदियों का पानी मिल गया है। यह नद मानसरोवर से निकलता है। बहुत इच्छा होने पर भी उस समय हम मानसरोवर के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते। तिब्बत के मार्ग में जिस प्रकार गाड़ियां नहीं हैं, उसी प्रकार वहां की नदियों में नावें भी नहीं चलती। कोई चाहे तो वहां के रास्तों पर गाड़ी चला सकता है, और ब्रह्मपुत्र में नावें भी। एक कठिनाई जरूर है, उस देश में लकड़ियां नहीं होती। तब गाड़ी या नाव बनाई किस तरह जाए। एक जगह देखा कि ब्रह्मपुत्र का पाट अच्छा खासा चौड़ा है। वहां पर ठंड भी कुछ कम है। पानी भी जमकर बर्फ नहीं बना हुआ। एक आदमी लोगों को नाव में सवार कराकर इस पार से उस पार ले जाता है, किंतु जिसमें लोगों को बिठाकर वह पार ले जा रहा था, उसे नाव कहना तो बिल्कुल भी किसी दृष्टि से ठीक नहीं था। अगर उसे नाव ना कहें तो फिर कहें ही क्या। इतने देशों की सैर की है, लेकिन ऐसी 4 कोनी चमड़े की नाव तो हमने कहीं नहीं देखी। उस पर सवार होने में भी डर लगने लगा था। अगर कहीं उस उथली ब्रह्मपुत्र नदी में नाव की तली फंस जाए तो क्या होगा। हमारा मालिक बड़ा हिम्मती था। जब वह मुंह फुलाकर उसमें सवार हो गया तो हम लोगों को भी जाना पड़ा। मल्लाह ने हमें आसानी से पार उतार दिया। तिब्बत इतना बड़ा देश है, फिर भी उसमें यही एक तरह की नाव चलती है जो चमड़े से बनी होती है। तिब्बत में बहुत से मंदिर और मठ सरोवरों के बीच में ही स्थित हैं। उन मंदिरों में और मठों में केवल जाड़े के दिनों में ही मनुष्य पहुंच सकता है। जब सरोवर का पानी जमकर बर्फ हो जाता है, तब बर्फ के ऊपर चलकर ही मनुष्य मंदिर में पहुंच पाता है। ऐसे सरोवरों के बीच बने हुए 2-3 मंदिर हमने भी देखे थे। एक सरोवर में तो हमारी आंखों के आगे ही 2 यात्री बर्फ टूटने से जमी हुई झील में डूबकर मर गए थे। उनको कोई नहीं बचा सका। दोनों यात्री बर्फ के ऊपर चलते चलते सरोवर के बीच में कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उन दोनों के बोझ से बर्फ की तह टूट गई और वे उसमें गड़ागप हो गए। उनके पैरों के नीचे पल भर में गड्ढा सा हुआ और उसमें वे गायब हो गए। वहां उनके लिए हाथ पैर हिलाकर बचाव करने की भी तो कोई गुंजाइश नहीं थी। पानी इतना ठंडा था कि उसमें गिरते ही हाथ पैर अकड़कर सुन्न हो जाते थे। खबर मिली कि वहां हर साल इसी तरह पता नहीं कितने ही आदमी मारे जाते हैं। उस दिन एक गांव में पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। धूप इतनी तेज थी कि उसमें चलना बहुत ही कठिन हो गया। बीच बीच में ऐसा जान पड़ने लगा कि अब जलकर भस्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ की जेठ बैसाख की दोपहरी उसके आगे कोई चीज नहीं है। लाचार होकर गांव की सराय में रुकना पड़ा। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था, किंतु वहां के लोग निरा पानी नहीं पीते, केवल चाय पीते हैं। बहादुर ने चाय बनाई, लेकिन वह भी नसीब नहीं हुई। थोड़ी ही देर में पतली चाय जमकर कड़ी बर्फ बन गई। गर्म चाय पीने की इच्छा से हमने प्याले से मुंह लगाया, लेकिन दांत जमी हुई बर्फ से जाकर टकराए। हम नहीं समझते थे कि तिब्बत में ऐसी गर्मी भी पड़ती होगी। घर के बाहर तथा भीतर तापमान का इतना अंतर पृथ्वी के 7 आश्चर्यों में से एक ही कहा जा सकता है। चाय के बर्फ हो जाने का जिक्र करते समय चाय की ईंट की याद आ गई। ईंट को या तो धूप में सुखाकर कड़ा किया जाता है या आग में सेक कर उसे पकाया जाता है, किंतु किसी ने कभी सुना तक नहीं होगा कि चाय की भी ईंटें बनाई जाती हैं। हमने अपनी आंखों से ऐसी ईंटें देखी हैं
और उबाल कर उनका उपयोग भी किया। तिब्बत में चाय की खेती नहीं होती, वहाँ तो वह चीन से लाई जाती है। सुरागों के गोबर के साथ सूखी चाय की पत्तियां मिलाकर चीनी लोग ईंट बनाकर और तिब्बत में बेच देते हैं, और यही ईंटें तिब्बत में हर जगह आपको आसानी से मिल जाती हैं। इन ईंटों का रंग कुछ कुछ बादामी जैसा होता है। तिब्बती लोग इन्हीं को तोड़कर पानी में उबालते हैं और पी लेते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपकी चाय में चाय पत्ती के साथ याक का गोबर भी मिला है, तो आप उसे कैसे पिए? कुछ भी हो, इस गांव में 1 घंटे आराम करके आगे बढ़े। पहाड़ी देश है, नदियां तो न जाने कितनी पार करनी पड़ी। रास्ते में कुछ झरने भी मिले, उनमें से 2 का पानी तो खासा गर्म था। एक के पानी में नहा लेने से फुंसियां मिट जाती हैं, लेकिन तिब्बती लोग तो नहाते धोते हैं ही नहीं, इसलिए इसका पानी लगने से अगर फुंसियां बढ़े भी तो भी उनका नुकसान है। हमको उस पानी में नहाने की बहुत इच्छा हुई। नहा लेने से जूं मर जाती। कई मील आगे जाने पर एक ठंडे पानी का चश्मा मिला। उसका बर्फ की तरह ठंडा पानी जमीन फोड़कर बाहर निकलता और कई हाथ की दूरी पर एक गड्ढे में सांप की तरह गिरकर फिर पातालपुरी में समा जाता था। मानव है नाग कन्याओं को भुलाने और खिलाने के लिए तैयार ही नहीं था। अब दिन डूबते समय एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। इसके बाहर एक ठंडे पानी का झरना था। गांव वाले इस झरने का ही पानी पीते थे। देखा कि 2 किसान उस झरने के किनारे बैठे बैठे भेड़ की सूखी टांग को छुरी से काटते और नमक मिलाकर खाते जा रहे हैं। तिब्बती लोग ज्यादातर कच्चा मांस ही खाते हैं, इसलिए वे उसको भूनने या उबालने के झंझट में कभी नहीं पड़ते। मामूली तौर पर सुरागो या भेड़ का मांस ही उनकी खुराक होता है। इस मांस को बाहर ठंडक में कई महीने तक रख दिया जाता है। धूप और ठंड में रखे रहने से उसकी जो हालत होती है, उसका तो कहना ही क्या। उस आधे सूखे और आधे सड़े हुए मांस को तिब्बती लोग किसी अच्छी चीज की तरह तारीफ कर करके और मजे ले लेकर खाते हैं। तिब्बती लोग झील के किनारे से नमक बटोर लाते हैं, इसके लिए उन्हें कोई भी पैसा और कौड़ी खर्च नहीं करनी पड़ती। उनकी देखा देखी हम लोग भी खाने को बैठ गए। खाना पीना खत्म होते ही शाम हो गई। इसके बाद दोनों तिब्बतियों के उठकर चल देने पर झरने के पास एक बड़े पत्थर की ओट में हम लोगों ने रात बिताने का इंतजाम कर लिया। 2 दिन से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे, यह चिकाची नगर का असली रास्ता नहीं है। सब लोग इस रास्ते से आते जाते नहीं हैं। पकड़े जाने के डर से ही हम इस रास्ते पर चल रहे थे। अब लाचार होकर असली रास्ते पर वापस आना पड़ा। वह गांव के पास से होकर चिगाची की ओर जाता है। दूसरे दिन सवेरा होने से कुछ पहले ही उठ बैठे और गांव को पार करके डरते डरते असली रास्ते पर चढ़ गए। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हवा नाम लेने को भी नहीं थी। घना कोहरा फैला हुआ था। गुलबंद से नाक कान और मुंह को ढक लिया, सिर्फ आंखें ही खुली रखी, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। सोचा था कि उस समय हम लोगों की तरह और किसी को रास्ता चलने की गरज नहीं होगी, लेकिन राजदूत के लिए समय असमय क्या। बंदूक और तलवार लिए हुए 2 डाक वाले टट्टुओं पर डाक लादे हुए हमारे पास से तेजी से गुजरे। आगे कुछ मुसाफिर भी बात करते हुए चिगाची की ओर ही जा रहे थे। रास्ते में साथी मिल जाने पर बड़ी खुशी होती है, लेकिन एक अनजान देश में जहाँ मनुष्य को देखने से भी हमें डर लगता है, जान पड़ता है कि अब गिरफ्तार हुए और अब डकैतों के हाथों मारे जाएंगे। डरते डरते उन लोगों के पीछे चलने लगे। पूर्व दिशा में थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा, लेकिन कोहरे के मारे ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था। एकाएक हमारी दाढ़ी कुछ वजनी मालूम होने लगी। मामले को समझने के लिए तनिक सा माथा झुकाते ही दाढ़ी में पट पट की आवाज होने लगी। अचंभे से आकर गुलबंद को हटाया और दाढ़ी पर हाथ फेरा तो देखा कि दाढ़ी पर बर्फ जमकर लटक रही है। यह क्या हो गया? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, ना देखा। दाढ़ी को पकड़कर हिलाते ही बर्फ बड़बड़ाकर झड़कर गिर गई। हम इसका कारण ढूंढने लगे। अंत में यह समझ आ गया कि हमारी सांस के साथ निकली हुई भाप ठंड के मारे दूर न जाकर हमारी दाढ़ी पर ही जम गई। इसके बाद चिगाची के पास आने पर एक बार और यह भ्रम हो गया किस रास्ते से जाना चाहिए, किस रास्ते से नहीं। बात यह थी कि एक जगह रास्ता दाहिने और बाईं ओर दोनों ओर जा रहा था। हम लोग बाईं ओर कोई कोस भर तक गए, लेकिन समझ में नहीं आया कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसी समय चिगाची को जाने वाले एक राही से भेंट हो गई। उसने हम लोगों को लौटाकर उसी दाहिने वाले मार्ग से जाने को कहा। हमको अपना साथी पाकर और बड़ी खुशी हुई और हमने उस खुशी को तहे मन से जाहिर भी किया। वह हमसे हेलमेल करने का बहुत उत्सुक हुआ। हमारा मालिक बेवकूफ टट्टू पर सवार है, इतने बड़े आदमी के साथ वह किस तरह बातचीत करे। उसे यह शर्म भी लग रही। हम कुली हैं और वह छोटा सा किसान है, इसलिए वह हमारे साथ साथ चलता रहा और दोनों में खूब पटने लगी। और इसी के लिए उसने इतना आग्रह किया कि हम लोग डर गए। चेहरे से हमें भले ही न पहचान पाए, लेकिन 2-4 बातें करते ही उसे हमारी असलियत का पता चल जाएगा।
बहुत बुरे फंस चुके थे। इसी समय हमको एक उपाय समझा। झटपट दोनों हाथों से पेट दबाकर रास्ते में एक जगह बैठ गए। बहादुर ने मामला को भांप लिया। उसने बेवकूफ को आवाज दी कि कुली के पेट में दर्द है, जरा ठहरिए। मालिक ने चिढ़कर हमको गालियां दी और टट्टू को रोक लिया। हम लोगों की कठिनाई को देखकर मुसाफिर हमें छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके चले जाने पर हम लोग फिर से अपने रास्ते पर रवाना हुए और उसी दिन संध्या समय चिगाची नाम के नगर में पहुंच गए। चिगाची तिब्बत के 3-4 बड़े बड़े शहरों में से एक है। यहाँ पर ताशी लामा रहते हैं। दलाई लामा की तरह इनकी भी खासी इज्जत है। हम अगले दिन जिस समय नगर की खास खास जगह देखते हुए घूम रहे थे, उसी समय देखा कि ताशी लामा एक खास किस्म की पालकी में बैठे चले आ रहे हैं। उनके आगे पीछे अगल बगल ढाल तलवार बंदूक और भाले लिए हुए घुड़सवार पैदल सिपाही सभी आम आदमियों को हटो हटो बचो बचो कहते हुए रास्ते से दूर ठेलते हुए चले जा रहे थे। हम लोग मारे डर के एक तरफ हट गए और महाराज को जाने के लिए रास्ता देकर जीभ निकाल कर खड़े हो गए। यहाँ पर गरीब लोग बड़ों का सम्मान इसी तरह करते हैं। जब सामने कोई बड़ा लोग आता है तो गरीब जीभ निकालकर अपनी दयनीयता दिखाते हुए रास्ते के एक तरफ खड़ा हो जाता है। चिगाची कोई बहुत बड़ा भारी नगर नहीं है। न्यांग नदी और ब्रह्मपुत्र के संगम के कुछ समीप ही पहाड़ पर यह शहर आबाद है। शहर के क्या तो बड़े रास्ते और क्या गलियों में सब जगह धूल और कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते हैं। बहुत ही गंदगी है। इस गंदगी को खींच खांच कर कुत्ते बस्ती में फैलाते रहते हैं। इससे शहर और भी बुरा लगता है। बस्ती वाले भी गंदे और सुस्त हैं। शहर को देखभाल कर मूर्ति के दर्शन करने के लिए हम एक मंदिर में गए। मंदिर के बाहर कई एक मानिया रखी हुई थी। तिब्बतियों का विश्वास है कि मानियों को घुमा देने से पाप कट जाते हैं। इसी से बेवकूफ ने मानियों को घुमाकर अपना पाप धो डाला। बेवकूफ की देखा देखी हमने और बहादुर ने भी मानियों को एक एक बार घुमा दिया। मंदिर में बुद्ध की बहुत बढ़िया मूर्ति थी। उसके आगे एक बहुत बड़ा दिया जल रहा था। तिब्बत में तेल तो होता ही नहीं है, इसलिए दिए में मक्खन ही जलाया जाता है। इस दिए में मक्खन ही जल रहा था। भीतर मक्खन के जलने की सुगंध महक रही थी। मंदिर के बाहर आकर शहर की सरहद पर चीनी लोगों का समाधि स्थान देखा। पहले इस शहर में बहुतेरे चीनी रहते थे। तिब्बती लोग साधारणतः अपने मुर्दों का अंतिम संस्कार विभत्स रीति से करते हैं। लामाओं की लाशें तो दवाइयां लगाकर मठ में पूजा के लिए रख ली जाती हैं। छोटे लामाओं और धनवान बड़े आदमियों की लाशें भी इसी प्रकार समाधिस्थ कर दी जाती हैं, किंतु उसमें बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। इसीलिए साधारण श्रेणी के मुर्दे काट कूट कर कौवों, गीदों और कुत्तों आदि को खिला दिए जाते हैं। तिब्बत वालों का विश्वास है कि गीद और कोए मुर्दों को खा लेते हैं तो उनका पुनर्जन्म हो जाता है। इसी से वे लोग मुर्दों को एक बड़े से पत्थर पर फैलाकर रख देते हैं और फिर उसकी एक एक बोटी काट कर गीद को और कुत्तों को खिला देते हैं। इस भोज में सबसे पहले झुंड का सबसे बड़ा गिद्ध खाने को पाता है। यह सब देखभाल कर किसी तरह रात काटी और कांपते हुए पूरी रात डरते हुए इंतजार किया। तड़के जैसे ही सवेरा दिखा तो लासा के लिए रवाना हो गए। परंतु लासा नगर अब भी दूर ही था। लेकिन चिगाची के बाद से ही लासा का रास्ता खूब चलने फिरने लगता है। कश्मीर और दार्जिलिंग आदि विभिन्न प्रदेशों के सौदागरों के झुंड इसी रास्ते से माल लेकर आया जाया करते हैं। लासा के जितने समीप पहुंचते जाओ उतना ही यह मालूम होने लगता है कि तिब्बत में भी आलू, मटर आदि की उपज होती है। जंगल में रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं और हरे भरे मैदान भी हैं। इस ओर छोटी छोटी नदियां और पहाड़ बहुत सारे हैं। कई सरोवर भी हैं। इसी भाग में तिब्बत की सबसे बड़ी झील यामद्रू भी है। अब हम फिर न्यांग नदी के पुल से पार होकर लोगों के डर से बड़े रास्ते पर न चलकर छोटे रास्ते, और उसे अगर सही शब्दों में कहा जाए तो कुराह से ही चले। यह रास्ता कहीं पहाड़ के ऊपर, कहीं नीचे उतरकर, कहीं उपत्यका में होकर चक्कर खाता हुआ चला गया है। बीच बीच में दो एक मंदिर अथवा चोर टेंग भी हैं। मंदिर में बट्टियों के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। कौन जानता है कि उनके नीचे चोर टेंग की मूर्ति कब दब गई। हमने भी कुछ बट्टियाएं फेंक कर देवता को अपना माथा झुकाया और अपनी आस्था का वहां प्रदर्शन किया। उस दिन थोड़ा ही रास्ता तय कर पाए, खच्चर भी लंगड़ाने लगा था। इधर कई दिनों से वह बहुत दुबला हो गया था। पेट भरकर उसे खाना भी नहीं मिलता था। हालत देखकर ऐसा जान पड़ता था कि शायद वह लासा के रास्ते में ही हमारा साथ छोड़ देगा। उसने इतने दिनों तक हमारा साथ दिया है। हमारे लिए उसने बड़ी मुसीबतें भी झेली हैं। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शाम को एक गांव के पास पहुंचते पहुंचते वह चलते चलते गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हम लोग थोड़ी देर तक उसके आसपास चुपचाप खड़े रहे, परंतु रास्ता तो चलना ही है और हम गांव की ओर चल पड़े। तब से हमें और बहादुर को उसकी कमी बहुत खलने लगी। उस पर जो बोझा लदा हुआ था
वह हमें और बहादुर को पीठ पर लाद कर चलना पड़ा। वह रात गांव के बाहर पहाड़ पर बिताकर हम जब रवाना हुए तब कुछ कुछ दिन चढ़ आया था। 2 पहाड़ों को पार करके फिर ब्रह्मपुत्र पर पहुंचे। उस जगह को ब्रह्मपुत्र की उपत्यका कहते हैं। उसकी सुंदरता का तो कहना ही क्या। उपत्यका के बीच में नदी की माला और झाड़ झंकाड़ है। दूर सरहद पर धुएं की तरह पहाड़ की दीवार है। रात इसी उपत्यका में बिताई। दूसरे दिन चलते चलते यामद्रू झील के किनारे पहुंच ही गए। उसे झील नहीं, छोटा सा समुद्र कहना ही उचित होगा। उसका जल कांच की तरह साफ है, लेकिन उसमें तरंग और लहरों का तो नाम लेने को भी नहीं है। उसके शांत और स्थिर पानी में पहाड़ और नीले रंग के आकाश की नीली छाया प्रतिबिंब होती रहती है। गली में तरह तरह की छोटी बड़ी मंझोली मछलियां खेल रही थी। झील के किनारे बत्तखों की कतार पंख फड़फड़ा रही थी और कीच लिपटी चोंच बढ़ाए हुए घूम रही। तपस्वी बगला ध्यान लगाए हुए था कि जैसे ही तपस्या पूर्ण हो कोई मछली नजदीक आए तो अपना पेट भर ले। खंजन की पूंछ के हिलने डुलने और जल पिपी के गान ने देश की याद दिला दी। फिर देखा कि किनारे पर झाड़ झंखाड़ में गीदड़, भेड़िए और खरगोश अपने दांव पेच दिखला रहे। वहीं दुमकटे चूहों का झुंड घूमता फिरता ठहरता चलता आपस में न जाने क्या क्या बातें कर रहा था। शायद हम लोगों की ही चर्चा हो रही हो। झील के किनारे किनारे ही हमारा रास्ता था। अब बड़े रास्ते पर चले बिना गुजारा नहीं है। लाशा के जितने पास पहुंचते जाते हैं उतना ही हमें डर भी लगता जाता है और खुशी भी होती जाती है। लाशा के चारों ओर जासूस लोग दिन रात चौकन्ने रहते हैं और घूमते रहते हैं, खासकर चुसुल नाम के गांव में। यदि इस जगह से निकल गए तो फिर लाशा पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पुलिस की बड़ी कड़ी नजर रहती है। प्रायः हर एक बटोई की बड़ी कड़ी जांच पड़ताल की जाती है। शाम के लगभग बड़ी जोर से धाड़ धाड़ धड़कते हुए दिल के साथ हम चुसुल में पहुंचे। पहुंचते ही चारों ओर से पुलिस वालों ने हमें घेर लिया। वे लोग तलवार और बंदूक लिए हुए थे। उनकी दृष्टि से कठोरता प्रकट हो रही थी। एक सिपाही हमारी ओर घूरकर देखने लगा, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। फिर न जाने क्यों हम लोगों को अच्छी तरह बिना ही जांचे छोड़ दिया गया। हम चाहते भी तो यही थे। पुलिस से छुटकारा पाते ही चटपट हमने चुसुल से बाहर आकर ही दम लिया। उस दिन सवेरे से दिन भर हम चलते रहे। सामने पहाड़ ही पहाड़ थे। अंत में एक गांव में रात बिताकर अगली दिन सुबह फिर चल पड़े। कुछ पहाड़ों को पार करते ही दिन चढ़ गया। एक पहाड़ के ऊपर धुंधला सा एक नगर दिखाई दिया। सोचा कि शायद वही लाशा है। खुशी से लाशा लाशा कहते ही बेवकूफ ने कहा, यह लाशा नहीं, द्रीपांग नाम का मठ है। इस मठ में 10,000 बौद्ध सन्यासी रहते हैं। ये लोग युद्ध करने में कुशल हैं। यह तिब्बत का सबसे बड़ा मठ है। बेवकूफ की यह बात सुनने से हमारा हौसला बिल्कुल पस्त हो गया। रात फिर से रास्ते में कहीं बिताई। अगले दिन सुबह सुबह चले तो रास्ते में एक नदी मिली। लाशा नगर इसी नदी के तट पर आबाद है। खुशी के मारे तनिक फुर्ती से नदी के किनारे किनारे चलने लगे। यहाँ पर देश भी कुछ नया सा हो गया है। चारों ओर छोटे छोटे जलाशय हैं। बीच बीच में खेतों में फसलें भी खड़ी हैं। रास्ते के इधर उधर छोटे छोटे मठ और बहुत सारे भवन भी बहुत मिले। और पहाड़ों का क्या कहना। एकाएक एक जगह पर नदी घूमकर दाहिनी ओर को मुड़ गई और इसके साथ ही हमारा रास्ता भी मुड़ गया। नदी के इस मोड़ को तय करते ही दूर एक नजर का धुंधला सा चित्र हमें दिखाई दिया। मन मस्त हो गया। एक दफा मन की बात को मुंह से प्रकट नहीं किया। उस चित्र की ओर नजर किए हुए हम फुर्ती से आगे बढ़ने लगे, लेकिन उस चित्र को साफ होने से पहले ही बीच में एक पहाड़ आ गया। अब फिर से दिन डूबने पर था। हम तीनों आदमी पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता धीरे धीरे पतला होता गया और एक जगह जाकर मंदिर की ओट में छिप गया। यहाँ पहुँचने से पहले ही टट्टू का पैर फिसल गया। वह जो तनिक नीचे जाकर गिरा तो फिर कभी नहीं उठा। यही एक जानवर बचा था और वह भी अपने प्राण पखेरु छोड़ गया। वह भी मर गया। इसके मरने का बहुत दुख हुआ, लेकिन ठहरने का वक्त नहीं था। शाम हो रही थी। टट्टू की लाश की ओर दृष्टि डालकर और फिर उससे दृष्टि हटाकर हमने फिर से पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। चोटी पर पहुंचकर मंदिर की बगल से घूमते ही सारा शहर सामने साफ साफ दिखाई लगने लगा। यही तो लाशा है। नगर के एक और पहाड़ के ऊपर दलाई लामा का ऊंचा सा महल है। नाम है पोतला। वह शाम के धुंधले उजेले में मानो सो रहा है। मंदिर से एक रास्ता उतरकर क्रमशः चौड़ा होता हुआ सीधा महल तक चला जाता है। शहर में उस दिन जलसा था और रास्ते में भीड़ ही भीड़ थी। हम तीनों थके हुए परदेसी उस पहाड़ की चोटी पर खड़े खड़े थोड़ी देर तक नगर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। और जिस नगर में पहुंचने के लिए हमने इतने कष्ट सहे और हमारे साथ आने वाले 2 प्राणियों ने अपने प्राण गंवा दिए,
उन सब बातों को, उस उमंग को, उस उत्साह को अपने मन में उछलते हुए और उस उत्साह को वो अपने मन में संजोकर हम उस नगर का नयनाभिराम दृश्य देखने लगे, जिसके लिए हमने अपने जीवन तक की बाजी लगा दी। धीरे धीरे शाम का अंधेरा शहर के ऊपर फैलकर उसे छिपाने लगा। अब और बाट देखना व्यर्थ समझकर पीठ पर भारी बोझ लादे हुए हम तीनों उस भारी बोझ को बिल्कुल भी न महसूस करते हुए पहाड़ से उतरकर धीरे धीरे शहर के रास्ते पर चलने लगे। इसके बाद जब बस्ती में पहुंचे तब देखा कि जलसे के नाच गाने और रोशनी और आतिशबाजी की चारों ओर धूम मची हुई है। लेकिन अब इन बातों से सरोकार ही क्या हो सकता है। इतने सारे कष्ट और कठिनाइयां झेलकर जिस नगर के लिए हम आए थे वह नगर हमारे सामने था, और हम आखिरकार उन सभी कठिनाइयों, दिक्कतों और उन सभी बाधाओं को पार करते हुए, पर्वतराज हिमालय के गर्व को चूर करते हुए, एक सामान्य और साधारण मनुष्य की हिम्मत और साहस को फिर से अजर अमर करते हुए ल्हासा पहुंच ही गए। तो मित्रों, यह थी लेखक की अब तक ल्हासा पहुंचने की कहानी। बहुत ही मर्मांतक और रोचक है। आपके साथ बांटकर मुझे भी बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई, और अब आगे दूसरी किसी ऐसी ही रोमांचक पुस्तक को लेकर आपके साथ, आपके सामने आपका राजेश कौशिक द मिस्टिक भारत के माध्यम से फिर से जल्द ही उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।